किसी ने सच कहा है, उड़ान पंखों में नहीं हौसलों में होती है। इतिहास वही रचते हैं जिनमें कुछ अलग बात होती है। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। अम्मी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें बेसिकली हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा था। पर्टिकुलर हमने बात की थी पृथ्वी के बारे में और सूर्य के बारे में। सूर्य की अवस्था कैसी है, सूर्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये एक तारा है। इसमें जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा था, हालांकि उसमें हमने डिटेल से बात नहीं की थी क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ लघु तरंग दैर्ध्य पर ही था। तो उसको बेसिक समझने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया था और उसी पे हमारा डिस्कशन चला था। तो आज हम हमारे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे सौर विकिरण की तरफ। सो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सौर विकिरण पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी भू आभ है, यानी जैसे कि अगर हम पृथ्वी के आकार की बात करें, पृथ्वी के अंश की बात करें, तो पृथ्वी ना तो हम ये कहेंगे पृथ्वी गोल है, जैसे कि स्थिति को मैंने आपको जियोइड बहुत अच्छे से समझाया था, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था जिसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल से अवस्था देखी थी। पृथ्वी की जो अवस्था है, यहाँ की स्थिति कहीं पृथ्वी उभरी हुई है, कहीं पर पृथ्वी धसी हुई है, इसी अवस्था में। लेकिन जो अपकेंद्रीय बल 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम कहें तो उसकी भार, उसका वेग ज़्यादा होने से जो बल लगता है, उस बल से हमें वो चीज़ें बाहर की तरफ आकर्षित करती है, जिसी कारण हमें पृथ्वी का आकार एक संतरे के आकार का या गोल गेंद के आकार का दिखाई देता है। तो पृथ्वी पर भूआभ है, जियोइड है, तो सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर क्या पड़ेगी, सदैव तिरछी पड़ेगी। हमने वायुमंडल जब पढ़ा था, 32 किलोमीटर की एवरेज में जब हमारी वायुमंडल है उसकी 5 पढ़ते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं सबसे पहले वायुमंडल से होकर ही पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हम इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वायुमंडल के जो ऊपरी भाग है उसमें पृथ्वी की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सदैव तिरछी पड़ती है, क्योंकि देखिए सूर्य अपनी स्थिति पर है, लेकिन पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी टिल्ट करती है और अपने एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई भी है, जिसकी वजह से किरणों का तिरछापन हमें महसूस होता है। तो जो भी धरातल के ऊपरी जो भी खंड होंगे या जो भाग होंगे, वहां पे आपको किरणें तिरछी दिखाई देगी। इसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। तो मैं कल लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का बहुत कम हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच पाता है, क्योंकि लगभग पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी, दूसरा पृथ्वी की घूर्णन की प्रक्रिया, घूर्णन की गति के कारण भी सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। इसी वजह से हमारा क्या होता है, मानसून या फिर हम ये कहें जलवायु में परिवर्तन होता है, या एक ITCZ जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, ये क्या होता है, ये हम जब क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल से इसके बारे में समझेंगे। ये हमारे सूर्य की एक अवस्था, ऐसी काल्पनिक अवस्था है कि सूर्य से ITCZ के खिसकने की वजह से क्या होता है, दिन रात ऋतुएं बनती है और ये सारी अवस्थाएं उत्पन्न होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है या पृथ्वी की जो अक्ष की झुकाव की वजह से पृथ्वी की पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी की किरणें हमने महसूस भी किया है कि ध्रुवीय जो पोलर एरिया है, नॉर्थ साइड और साउथ साइड वाले, वहां पर सूर्य की किरणें एग्जैक्ट किरणें लंबवत नहीं पड़ती, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और यही इसीलिए वहाँ पे बर्फीले पहाड़ या बर्फीली धरातल आपको देखने को मिलती है। पृथ्वी सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो ये एक एग्जैक्ट एटमॉस्फेयर पर जब हम वायुमंडल की बात करते हैं, तो हमारी जो वायुमंडल की ऊपरी सतह है, सबसे ऊपरी सतह पर कितना किलोमीटर के आधार पर ऊर्जा को प्राप्त करती है, 1.94 कैलोरी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आप ये डेटा याद रखिएगा, ये याद करने की ही चीज़ है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। जो भी वायुमंडल के सतह है, देखिए इसको ऊर्जा हम ये कह सकते हैं, इसका कारण भी कहीं ना कहीं सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। जिस प्रकार से पृथ्वी गति करती है और एक चक्र लगाती है सूर्य के चारों ओर, 365 डेज में वो कंप्लीट करती है, लेकिन अपने एक्सिस पर जो गति करती है वो 24 घंटे की समय अवधि होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिन और रात की गति पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इसी अवस्था की वजह से क्या होता है, पृथ्वी की जो वायुमंडल की सतह है वहाँ पर आपको ऊर्जा कई बार ज़्यादा दिखाई देगी और कई बार कम दिखाई देगी, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी का घूर्णन है या पृथ्वी के परिक्रमण की प्रक्रिया है।
सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, प्लीज़ आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ से जो लाइन्स है उन लाइन को आप अंडरलाइन कर दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है, एक एग्जैक्ट पोजीशन हम देखते हैं परिक्रमण की जो अवस्था होती है, ये हमारा सूर्य है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट में यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है, ये हमारी पृथ्वी है। ये पोजीशन, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो हम ये कह सकते हैं दक्षिण ध्रुव की तरफ या फिर दक्षिण अवस्था की तरफ, दक्षिण अक्षांश की तरफ ज़्यादा रहे, और ये हमारा उत्तरी अक्षांश की तरफ है, उत्तरी अक्षांश। और ये हमारा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 4 अवस्था को हम समझते हैं, ध्रुवों की तरफ और हमारी भूमध्य रेखा की तरफ। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है साल में 2 बार, और इनका अगर हम एवरेज निकालें तो एक बार यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, चाहे वो उत्तर की तरफ हो और एक दक्षिण की तरफ हो। तो एक अवस्था ये होती है कि जिस समय पृथ्वी और सूर्य की घूर्णन की प्रक्रिया, परिक्रमण की गति होती है, उस समय उसकी अवस्था में पृथ्वी 4 जुलाई के समय, आप अपने कॉन्सेप्ट में देखिएगा, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य और ये हमारा सूर्य, इनके बीच की जो दूरी है 4 जुलाई के समय, 4 जुलाई के समय पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ 20 लाख, यानी सबसे दूर। हमने एवरेज कल डिस्कस किया था 14 लाख और लमसम 14 करोड़ एंड 96 लाख के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो एवरेज अगर हम निकाले तो उससे भी दूरी, जो औसत दूरी थी वो थी 14 करोड़ 96 लाख। ये हमारी औसत एवरेज थी। लेकिन अगर जब हम इस जुलाई टाइम की बात करें तो 4 जुलाई के समय सूर्य की सबसे दूरी होती है, सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ये 15 करोड़ और 20 लाख की दूरी होती है। इसी दूरी को, कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, इसी अवस्था को हम अपसोर कहेंगे, इसी अवस्था को हम अपसोर कहेंगे। 3 जनवरी, ये हमारा 3 जनवरी, आई थिंक कलर चेंज कर देते हैं हम। 3 जनवरी के समय जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70, यानी नज़दीक की दूरी होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है। इसी अवस्था को हम उपसौर कहेंगे। तो एग्जाम में आपका उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की अवस्था को बताया जाता है 4 जुलाई के समय जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, वो समय अवस्था कम से कम उसका जो एग्जैक्ट हम डिस्टेंस मेजर करें तो 15 करोड़ 20 लाख के लमसम हमारा डिस्टेंस रहता है। उसी डिस्टेंस को हम अपसौर कहते हैं, उसी अवस्था को हम 4 जुलाई की अवस्था को अपसौर कहेंगे। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी वो तारीख होगी हमारी 3 जनवरी, और उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होगी 14 करोड़ 70 लाख। यह हमारा उपसौर कहलाएगा। और औसत जो एवरेज दूरी जो होती है, जो हमारे समय में मापी जाती है, वो है 14 करोड़ 96 लाख के लमसम। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये अवस्था जो गति करती है, अब इस गति के मूवमेंट की वजह से पृथ्वी से बीच की जो दूरी बनती है या नज़दीक की जो अवस्था बनती है वो 4 जुलाई और 3 जनवरी की होती है। इसी अवस्था को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप हमारा 3 जनवरी को और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि वार्षिक सूर्यताप, अब आप ऑब्वियसली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 3 जनवरी को हमारा वार्षिक सूर्यताप ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की नज़दीक की अवस्था बनी रहेगी। यानी 14 करोड़ 70 लाख के पास नज़दीकी की वजह से हमारे यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा हमें सर्वाधिक दिखाई देगी।
फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल, समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। तो इसकी अवस्था या सूर्यताप की ऊर्जा की कमी का कारण भी क्या है? कई बार समुद्र की स्थिति, वायुमंडल में होने वाली एक्टिविटी, स्थल मंडल पर होने वाली गतिविधि, इनमें इन सारी गतिविधियों की वजह से भी सूर्य की ऊर्जा में हमें बदलाव दिखाई देता है। ये देखिए डिस्टेंस, ये है हमारा उपसौर और ये हमारा अपसौर। तो आपसे एग्जाम में ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा अपसौर क्या है या उपसौर क्या है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित अवस्था में पृथ्वी पर वार्षिक औसत ऊर्जा कब रहती है। तो उपसौर भी दे रखा होगा, अपसौर भी दे रखा होगा, तब आपको उपसौर करना है क्योंकि उस समय 3 जनवरी के समय इनकी नज़दीकी ज़्यादा होगी। यही कारण है कि सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन में भी भूमिका या प्रभाव डालती है। तो इसी सारे कारण की वजह से हमारा मौसम परिवर्तन होता है क्योंकि सूर्य में होने वाली अवस्था या ऊर्जा की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती है धरातल पर। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता क्यों पाई जाती है। इसका सिंपल सा रीज़न है, कई सारे ऐसे कारक हैं जो सूर्यताप में भिन्नता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य जो पृथ्वी के घूर्णन की गति या पृथ्वी के परिभ्रमण या परिक्रमण की अवस्थाएं, जो 2 अवस्थाएं बनती हैं, उन दोनों अवस्थाओं के कारण भी सूर्यताप में भिन्नता दिखाई देती है। सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रति वर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यताप में होने वाली भिन्नता के प्रमुख कारक, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन एक पुटअप हो जाता है, सूर्यताप में होने वाली भिन्नता के प्रमुख कारक कौन से हैं समझाइए। तो अब आपका यहाँ पे 50 वर्ड्स का एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नोट्स में भी आप क्वेश्चन मेंटेन करते रहिए। देखिए अब आप 6th या 7th क्लास के बच्चे नहीं हैं कि हाँ आपको एक एक क्वेश्चंस मेजर किया जाए। अब आप थोड़े से यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाइए। अगर कोई चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, अंडरलाइन करवा रही हूँ, तो उससे 101% कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तभी आपको वो चीज़ बताई जा रही है। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप उसको एग्जैक्ट अपनी नोटबुक में एज अ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर नोट्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आप क्या डिसाइड करते हैं वो आप ही की इच्छा है। तो ये चीज़ प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और इसी से आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता रहेगा। तो सबसे पहले सूर्यताप में होने वाली भिन्नता के प्रमुख कारक क्या हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना सबसे पहला कारण, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर टिल्ट करना या घूमने की गति की प्रक्रिया। दूसरा, सूर्य की किरणों का नतिकोण। एक आपने आतपन अवस्था सुनी होगी, आतपन कोण। अब ये आतपन कोण क्या होता है या नति कोण आप समझिए। किरणों की जो अवस्था होती है, देखिए सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की परिक्रमा अगर हमें कहें सूर्य की और पृथ्वी की जो अवस्था है वो बदलती रहती है क्योंकि पृथ्वी गति कर रही है। अब ये गति आपको महसूस नहीं हो रही होगी, इसका कारण एक समझिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि ये बेसिक चीज़ है लेकिन कई ऐसे मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं समझ में आया कि गति कर रही है तो हम भी गति क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इसकी गति, हम भी गति कर रहे हैं क्योंकि हम एक समान डायरेक्शन और उसी अवस्था में गति कर रहे हैं, इसलिए हम उस गति को महसूस नहीं कर सकते। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन के अंदर बैठे होंगे, जब आप खिड़की के बाहर देखते हैं तभी आपको ट्रेन की गति महसूस होती है, नहीं तो आप उसकी स्पीड आप समझ पाते हैं कि कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। लेकिन जब आप अंदर बैठे होंगे आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ट्रेन की स्पीड इतनी तेज है। तो यही एग्जाम्पल से आप समझिए, क्योंकि दोनों की गति एक ही दिशा, एक ही अवस्था में हो रही है, इसी अवस्था। लेकिन जब आप खिड़की के बाहर देखेंगे, पेड़ पौधों को इतना स्पीड से पीछे होते हुए देखेंगे, तब आप महसूस कर पाएंगे कि गति कितनी तेज है। तो यही इसीलिए हम इस गति को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम भी उसी अवस्था में गति कर रहे हैं। हमारा सूर्यताप में होने वाली भिन्नता का प्रमुख कारण तो आपने देख लिया, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा हमारा हो गया नतिकोण। नतिकोण यानी सूर्य की जो किरणें हैं, एक तो पड़ती है आपकी लंबवत। एक अवस्था जब आएगी जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो उस समय आपकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। सिंपल सा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि जब आपकी किरणें एग्जैक्ट बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के जब किरणें सीधी पड़ रही है उस समय आपकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। लेकिन जब किरणें तिरछी अवस्था में पड़े, इस अवस्था में रहे, तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि जब किरणें की अवस्था तिरछी रहेगी तो उस समय कई सारी हर्डल्स होंगी, कई सारी बाधाएं होगी, जिसकी वजह से ऊर्जा में भी क्या होगा, कमी आएगी। इसकी वजह से
हमारी किरणों का हम ये कह सकते हैं हमारा टेम्परेचर कम होगा। यही कारण हमारा नॉर्थ पोल की साइड दिखाई देता है, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी का अपने एक्सिस पर टिल्ट करना या सूर्य के चारों ओर भ्रमण करना। दूसरा है हमारी दैनिक अवधि, दैनिक गतिविधि। जैसे कि आपको पता होगा विंटर सीजन में हमें कितना टेम्परेचर महसूस होता है, कई बार 7, 7:30, 8 बजे तक सूर्य देव अपने दर्शन देते रहते हैं। तो इसी अवस्था को हम दैनिक अवधि को समझ सकते हैं। शीत ऋतु में आप जाड़े के टाइम आप देखेंगे कि शीत ऋतु में जब सूर्य का दक्षिणायन होता है या दक्षिण दिशा की तरफ सूर्य की ज़्यादा झुकाव रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो भारत की अगर हम एक पोजीशन को समझे तो सर्दियों के समय 5 बजे भी या 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो इसका दैनिक अवधि के कारण भी हमारी सूर्य की किरणों का प्रभाव कम या तेज होता रहता है। चौथा है हमारा वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है हमारे वायुमंडल की। देखिए वायुमंडल हमने देखा था 3 चीज़ों से बना है। वायुमंडल आपके धूल कणों से, गैसेस से, टेम्परेचर से, जल वाष्प से। उनकी अवस्थाओं की वजह से क्या होता है, एक कई सारी चीज़ें बदलती रहती है। तो वायुमंडल में पारदर्शिता होने उसकी वजह से भी हमारा सूर्यताप बदलता रहता है। एक है हमारा स्थल विन्यास। स्थल विन्यास यानी हर क्षेत्र पे आपको पता होगा तापमान एक जैसा नहीं होता। नॉर्थ पोल से अगर आप आएंगे भूमध्य रेखा की तरफ, उस समय आपको किरणों के टेम्परेचर में या हम ये कह सकते हैं वातावरण में आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई देगा। यदि आप नमी आर्द्र प्रदेशों में जाएंगे वहाँ पे भी आपको टेम्परेचर अलग दिखाई देगा। यदि आप शुष्क स्थलों के प्रदेशों या उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जाएंगे तो भी आपको टेम्परेचर डिफरेंट दिखाई देगा। इसका कहीं ना कहीं कारण हमारा स्थल विन्यास है। अलग अलग क्षेत्र की अवस्थाएं हैं, टोपोग्राफी है, हमने स्थलखंड देखे, अलग अलग क्षेत्रों के भागों को समझा, जल की और स्थल की पोजीशन भी देखी। स्थल गर्म जल्दी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि जल की अवस्था इससे विपरीत है। जल्दी गर्म नहीं होते वो एक देरी से ही गर्म होने वाली अवस्था है और देरी से ही ठंडे होने वाली अवस्था है जल की। परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास का प्रभाव कम पड़ता है। पहला कारण जो हमारा पृथ्वी की अक्षिस पे घूमना, दूसरा हमारा नति कोण या आत्पन कोण की अवस्था, उसी वजह से ये सारी चीजें बदलती हैं। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की सतह पर समतल पर 67.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का ये जो कोण बनता है, इसी कोण के कारण अक्षांशों विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को भी प्रभावित करता है। क्योंकि जो पृथ्वी की अगर आपने ग्लोब देखा होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था आपके पास एक ग्लोब होना चाहिए, आपके पास एक मैप होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट ने मेरी बात मानी है उसको थैंक यू सो मच। आपने अगर ये चीज़ें रख ली हैं तो आप एक सच्चे जियोग्राफी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे और सिंसियर बच्चे हैं। सो आप एक बार उन ग्लोब को देखिएगा। उस ग्लोब की अवस्था जो है आपको हल्का सा झुका हुआ दिखाई देगा। तो 23.5 डिग्री उसका झुकाव जो है, एक अवस्था को जब हम मेजर करते हैं तो 66.5 का जो अपना एक कोण जो बनाती है, उस कोण की वजह से जो अक्षांशीय अवस्थाएं हैं, ये अक्षांशीय अवस्थाएं हैं, इनमें आपको सूर्य की किरणों में बदलाव दिखाई देगा। जैसे कि आप देखिए, आप ये गति कर रहा है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, उसका झुकाव इस प्रकार से है। तो सारे अक्षांशों में भी आपको बदलाव और सारे दिशांतर में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अक्षांशों पर सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की पड़ती है। सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ पे भी जैसे ठंड है, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि दक्षिणायन की अवस्था है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ आपको अभी गर्मी दिखाई देगी या गर्मी महसूस होगी। सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरे कारक किरणों का नति कोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। वही है, किरणों के अक्षांश या लंबवत या तिरछी किरणें कैसे पड़ेगी, वो अक्षांश पर ही निर्भर करेगा। अक्षांश जितना उच्च होगा या जितनी ऊंचाई वाला अक्षांश होगा, या जैसे कि ध्रुवों की ओर, किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा, यानी उसकी अवस्था जितनी तिरछी होगी, क्योंकि वो जितना ऊंचाई पर होगा। एक कोणीय अवस्था अगर हम देखते हैं तो ध्रुवों की तरफ उसकी ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, उसकी वजह से किरणों का कोण बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि किरणें उतनी ही तिरछी पड़ेगी। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है। सिंपल सा है। हमने प्रकीर्णन देखा था, प्रकीर्णन का मतलब बिखराव होता है। यही अवस्था अगर हम इस कॉन्सेप्ट में अगर समझने का प्रयास करें तो किरणों की फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सूर्य है। अब इसको एक अवस्था हम यहाँ देखते हैं,
तो ये यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है और एक ऐसे आ रही है। तो सिंपल सा है, इसको कितना हर्डल महसूस करना पड़ रहा है या ये कितना हर्डल महसूस करके आएगी। तो जो चीज़ें सामने होती है या सीधी लंबवत रहेगी तो उसकी अवस्था हमें ज़्यादा महसूस होगी, किरणों को हर्डल्स नहीं मिलेगा, बाधा नहीं आएगी, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ऊर्जा अधिक दिखाई देगी। लेकिन अगर हम ऊंचाई की तरफ या सतह के ऊपरी हिस्से की तरफ बात करते हैं, ध्रुवों की ओर, तो नतिकोण कम बनता है, जिसका कारण क्या है, किरणों का तिरछा पड़ना। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होते हैं तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि जितना क्षेत्र पर किरणों का प्रभाव रहेगा उतनी ही ऊर्जा उसको मिलती रहेगी। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में फिर बढ़ती जाती है और इसके कारण एक अधिक गहराई को फेस करना पड़ता है और उसके पास इतनी ऊर्जा होती भी नहीं है। अतः अधिक अवशोषण उसका अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकीर्णन यानी बिखराव, विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता रहता है। तो बिखराव के कारण भी उसका ह्रास होता रहता है, उसकी कमी होती रहती है। ह्रास का मतलब होता है आपका कमी। अभी तक जो हमने चीज़ें समझी थी, सूर्यताप की एक अवस्था को हम देख रहे हैं कि सूर्य किस प्रकार से अपनी ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी पर पहुंचाता है। उसके लिए कई सारे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रमुख कारण हमने देखा था कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्र लगाना। यही परिक्रमण की अवस्था दो चीज़ों में बढ़ जाती है। जब पृथ्वी बहुत नज़दीक सूर्य के होती है वो अवस्था हमारी उपसौर होती है और वो हम बनती है 3 जनवरी को। और एक अवस्था हमारी 4 जुलाई की होती है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होता है, ये अवस्था होती है हमारी अपसौर की अवस्था। तो उपसौर और अपसौर क्या होते हैं ये आप अपनी नोट्स में लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे पृथ्वी के सूर्यताप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, जिसमें हमने पहला कारक डिस्कस किया था पृथ्वी के उसकी दूरी। दूसरा कारण उसमें आप उपसौर और अपसौर लिख सकते हैं। दूसरा हमने देखा था जो हमारे वायुमंडल की अवस्था है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी नतिकोण है हमारा, जिसका आतपन जिसे हम कहते हैं, नतिकोण इसको प्रभावित करता है। दूसरा है हमारा दिन की अवधि। ये तीनों चीज़ें, और आप एक्स्ट्रा में वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास भी लिख सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्रों को कम ऊर्जा मिलती है। तो सिंपल सा है, जहां पर किरणों की अवस्था सीधी लंबवत रहेगी या अनिति कोण अधिक बनेगा, आधपन कोण अधिक बनेगा, वहां पे आपको सूर्य की किरणें सीधी दिखाई देगी तथा प्रति इकाई क्षेत्रों को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। तो इसके कारण या इसकी कमी का कारण यही है, क्योंकि एक लंबी गहराई से वायुमंडल से वो किरणें गुजरती है और उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसका अवशोषण कर लेती है और वहीं उसको रोक देती है। ये अवस्था देखिए, डायरेक्ट रेज यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको अलग दिखाई दे रही है। ये आपका उत्तरी अयनांत है। अब इस अवस्था को आप समझिए 21 जून की अवस्था। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाऊंगी, हालांकि हमारे पॉइंट से थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये आपका बेस बनाने में मदद करेगा। और मेरा टारगेट यही है कि हम हर चीज़ पे बात करें, हर चीज़ को एक पॉइंट रख के समझें और हर चीज़ की इंपॉर्टेंस को महत्वता देते हुए हम हर टॉपिक को एक पर्टिकुलर वे से, बेस से, जीरो से स्टार्ट करके उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा बनता है अवस्थाएं। अब ये एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में या फिर हर आप जो जर्नी आपकी 12th बोर्ड की भी रहेगी, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो इस अवस्था को हम समझते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की अवस्था, अब ये सिंपल सी चीज़ें हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये है हमारी 23.5, एक मिनट, कर्क रेखा, ये हमारी 23.5 मकर रेखा।
अब देखिए सूर्य की पोजीशन किस प्रकार से बदलती है और मौसम कैसे बनता है, टेम्परेचर में क्या बदलाव होता है, ये हमारे चैप्टर का ही भाग है। थोड़ा सा इसको अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य। एक चीज आपने देखी है, पृथ्वी की क्या कर रही है, पृथ्वी यहाँ पे गति ही कर रही है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और ये इसकी गति भी हो रही है। लेकिन यहाँ जब हम एक गति को एक पोजीशन को देखते हैं, यहाँ पे आपको एक वर्ड में लिख रही हूँ, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सिंपल सा समझिए सूर्य की अवस्था कैसे बदलती है। 0 डिग्री इक्वेटर। अब एक सिंपल मुझे आप बताइए एक चीज़ कि जो हमारे साल में कितने महीने होते हैं, एग्जैक्ट हमारे 12 महीने होते हैं, राइट। तो हमने कॉन्सेप्ट 12 मंथ, अब हम इसमें कलर चेंज करके 12 मंथ होते हैं। तो सबसे पहले जो सूर्य की किरणें हैं, एक पोजीशन अगर हम देखते हैं, सूर्य की जो अवस्था है या सूर्य जब गति करता है या एक कोई भी अवस्था जो पृथ्वी की रहती है उसमें जब गति होती है तो सूर्य की गति के आधार पर उत्तरायण और दक्षिणायन की अवस्था बनती है। हालांकि अभी एक पोजीशन जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ हम ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर की अवस्था जो भूमध्य रेखा पर है वो आपकी मार्च में है, मार्च। उसके बाद इसकी जो अवस्था बनेगी ये ऊपर की तरफ खिसकेगा, या हम ये कह सकते हैं एक ऊपर की अवस्था रहेगी। जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ेगा, या पृथ्वी, सूर्य नहीं बढ़ रहा है, एक एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि पृथ्वी जब गति कर रही है तो गति करने की वजह से सूर्य की जो रेखाएं या किरणें ऊपर की तरफ उसको बढ़ाएगी। तो मार्च, देन यहाँ पे अप्रैल, मई और जून तक आते आते ये कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ जाएगी, जून। फिर यही पोजीशन वापस इसको नीचे की तरफ लाएगी, जुलाई, अगस्त, फिर ये अवस्था होगी सितंबर की, राइट। क्योंकि हर ऐसा तो है नहीं कि सूर्य यहाँ से या सूर्य की किरणें बिना पृथ्वी के घूमे या पृथ्वी की घूर्णन के प्रभाव के बिना ही सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पे चली जाएगी, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो हम एक कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठाते हैं कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर एक जो सूर्य की प्रभाव या किरणें हैं लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब देखिए हर अवस्था पर सूर्य की किरणें सीधी रहेगी, लेकिन उसकी पोजिशन के आधार पर। तो मार्च के समय 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहेगी, फिर वो ऊपर बढ़ते जाएगी किरणें अप्रैल, मई और जून, फिर वापस नीचे की तरफ आएगी जुलाई, अगस्त और सितंबर। क्योंकि 67.5 के बाद आपकी जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ जाती है, तो सूर्य की किरणों का प्रभाव वहाँ पर दिखाई नहीं देता आपके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर। क्लियर। तो इस पोजिशन को जब हम देखते हैं मार्च, अप्रैल, मई और जून, वही पोजिशन नीचे की तरफ जब आती है, जस्ट मोमेंट, ये अवस्था हमारी नीचे की तरफ, तो जुलाई, अगस्त, देन वापस 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, यानी वो अवस्था सूर्य की किरणों पर सितंबर में आ जाएगी। सितंबर के बाद ये नीचे की तरफ आएगा, अक्टूबर, नवंबर, फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा पर दिसंबर, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। यही अवस्था वापस ऊपर की तरफ जाएगी, जनवरी, फेब, ये अवस्था रहेगी वापस, ये आ गई आपकी मार्च की पोजीशन। इसी अवस्था को हम उल्टा लिख देते हैं, सॉरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में भी बना लें। तो सितंबर के बाद हमारा नीचे की तरफ आएगा अक्टूबर, नवंबर, देन हमारा दिसंबर, फिर ये वापस ऊपर की तरफ जनवरी, फेब, और ये हमारा 0 डिग्री वापस मार्च। अब सूर्य की एक किरणें एग्जैक्ट कौन से समय में पड़ेगी, तो 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। फिर ये अवस्था सितंबर की बात करें या फिर हम अवस्था की बात करें सितंबर की, 23 मार्च एंड ये हमारा 21 जून, 23 दिसंबर,
23 मार्च और हमारा सितंबर 22 और एक हमारा 21 जून। ये अवस्था जब होती है 0 डिग्री। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आगे एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कौन सी तारीख को सीधी पड़ती है। तो 21 जून को आपने भी देखा होगा जब गर्मियों का समय, क्योंकि हमारी अवस्था क्या है, भारत की पोजीशन हम देखें तो ऐसा कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो यही अवस्था की वजह से हमारे यहाँ पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है। तो बड़ा दिन, अगर दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी आपकी, छोटी होगी। यही अवस्था जब नीचे की तरफ हम आते हैं मकर रेखा पर, जब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़ा होगा। हमारे यहाँ पे अभी देखिए रातें बड़ी हो रही है, दिन छोटे हो रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्य की अवस्था जो है दक्षिणायन है। तो यही अवस्था हमारा उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है। अब हम एक 15 जनवरी या 14 जनवरी को उत्तरायण एक त्यौहार मनाते हैं, आपको भी पता होगा, मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं उत्तरायण। ये उत्तरायण की अवस्था, इसका मतलब ये है कि सूर्य क्या हो रहा है, उत्तर की तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी में सूर्य ऊपर की अवस्था में आ रहा है, यानी वापस ये 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से हम ये 15 अगस्त, इसी को हम उत्तरायण बोलते हैं। और नीचे की तरफ खिसकना हमारा क्या कहलाएगा, दक्षिणायन कहलाएगा। इस अवस्था के बाद जब सूर्य नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है तो देन उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणायन कहेंगे। आई होप आपको ये सिंपल से छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 12 मंथ में किस प्रकार से सूर्य की अवस्थाएं बदलती है। इन्हीं मंथ में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। 6 महीने हमारी अवस्था अलग होती है, 6 महीने हमारे अलग अवस्था होती है। शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और हमारी जो शीत ऋतु, इन सारी ऋतुओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और ऋतुएं कैसे बनती है, तो इसका पूरा प्रभाव इसी के कारण परिवर्तन होता है। और वायुमंडल में इसकी अवस्थाओं में भी कई सारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सो क्लियर, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये था हमारा अभी तक का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हमारे लिए ज़रूरी था थोड़ा सा समझना, जिससे आगे आने वाले पॉइंट में। अब 21 जून को हमने देखा जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पे, कर्क रेखा पर सीधी चमक रही है, इसीलिए हमें उसे एक अवस्था जो होती है उत्तर अयनांत बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, उत्तर अयनांत। और जब दक्षिण पर सीधी पड़ेगी उसे हम बोलेंगे दक्षिण अयनांत। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना, किस प्रकार से सौर विकिरण वायुमंडल से गुजरती है उसके बारे में। लघु तरंग दैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है, क्योंकि छोटी तरंगे होती है। लघु तरंगे होगी यानी तरंग दैर्ध्य अगर छोटी होगी तो इस अवस्था में क्या होगा, एक आवृत्ति जो है वो अधिक बनेगी, यानी ऊर्जा ज़्यादा होगी। ऊर्जा ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी उसमें रहेगी, एक विस्फोट जो प्रभाव होगा वो अधिक दिखाई देगा, प्रकीर्णन अधिक होगा। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर ही गुजरती है। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है और क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष से एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देते हैं। तो ये अवस्था क्या थी कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की एक पोजीशन अगर हम देखें, क्षोभ मंडल हमारा जल वाष्प में उसमें मौजूद है। हमने ये भी देखा था धूल कणों से निर्मित है और जल वाष्प की मात्रा, टेम्परेचर की मात्रा इसमें पाई जाती है। ओजोन लेयर और समताप मंडल के बीच की जो लेयर है वो क्षोभ सीमा के अंतर्गत ओजोन लेयर भी आती है। तो ये सारी चीज़ें उसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स एंड चीज़ें बैठ रही है। तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को भी पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको वो चैप्टर इजी लग रहा है, लेकिन एक बार आप उसकी वीडियो देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। बहुत छोटा ही वीडियो था और छोटे ही चैप्टर था हमारा, ज़्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं थी, लेकिन उसके छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्षोभ मंडल में मौजूद जल वाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ये जो भी जैसे कि अगर हम ये कहें जल वाष्प इसमें जो रहेगा, धूल कण इसमें मौजूद होंगे, ये क्या करेगी, इन किरणों को विकिरण के माध्यम से अवशोषित कर लेती है और इसी के कारण एक अवस्था बैठती है, एक अवस्था बन जाती है
वो जो निलंबित कण स्पेक्ट्रम होंगे वो अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह पर विकिरण कर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं, और इसी के कारण ये आकाश के रंग के लिए भी उत्तरदायी है। अब हमने इसी को बहुत सिंपल वे में समझा था, क्योंकि लघु तरंगे अगर जहाँ पे भी ज़्यादा होगी, आवृत्ति हमारी ज़्यादा रहेगी। आवृत्ति अगर हमारी ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली से है उसका ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ऊर्जा ज़्यादा होगी तो हमारे क्या होगा, विस्फोट होगा या प्रकीर्णन होगा, यानी उसका हम कह सकते हैं बिखराव होगा। इसी कारण हमें नीला रंग, क्योंकि हमने लाइट की एक जो सिंपल समझा था, लाइट के कॉन्सेप्ट में हमने 7 कलर देखे थे, सफ़ेद कलर उन 7 कलर से बनते हैं। तो नीला कलर हमारी आइज़ की, अगर हमारी आइज़ की एक सेंसिटिवनेस वाली जो क्षमता है या लेंसेज की, उसके कारण हमें वो नीला दिखाई देता है। तो बैंगनी और नीले कलर का जो तरंग दैर्ध्य है वो इक्वल ही है, इसीलिए वहाँ पे तरंग दैर्ध्य लघु होने की वजह से आवृत्ति ज़्यादा है। तो यही कारण है कि हमारा जो आकाश का रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि वो फैल गई है, वो एनर्जी या वो लाइट वो क्या हो गई है, वो पूरे आसमान में फैल गई है, उसका प्रकीर्णन हो गया है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही संभव है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई थिंक अब आपको यहाँ ये कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं करेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार से सूर्य को लाल दिखने में मदद करता है, या ये हम कहें कि उसका, अगर एक सूर्य की किरणों को तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लाल रंग का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आवृत्ति कम होती है, इसका विखराव कम होता है, इसीलिए हम उसको दूरी पर भी देख सकते हैं। जितना दूर होता है उस गति पर भी हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्यताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण किस प्रकार से होता है, यानी सूर्यताप जो है हमारा वो एक पृथ्वी पर किस प्रकार से उसका एक प्रभाव दिखाई देता है और उसका वितरण पृथ्वी पर धरातल पर किस प्रकार से होता है। अब तक हमने जो देखा वायुमंडल पर इसकी अवस्था देखी, सौरमंडल में पाई जाने वाली जो धूल कण है, जल वाष्प है, इसकी वजह से एक प्रकीर्णन की क्रिया बनती है और प्रकीर्णन की वजह से वो क्या करता है, उसको चारों ओर से फैला देता है, क्योंकि उसकी लघु तरंग दैर्ध्य की अवस्था आवृत्ति के कारण उसकी ऊर्जा को विस्फोट या उसका बिखराव कर देती है। यही कारण की वजह से हम आकाश को नीला देख पाते हैं और इसी कारण की वजह से लाल रंग की जो दैर्ध्य है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण हम सूर्य की अवस्था को लाल देख पाते हैं। यही कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब हम बात करेंगे पृथ्वी पर इसकी प्रकाश की वितरण की अवस्था कैसी रहती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में, उष्णकटिबंध अब आप समझ गए होंगे, अलग अलग जो हमारे कटिबंध बटे हुए हैं, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, आर्द्र कटिबंध, ये सारे कटिबंध, आर्द्र तो नहीं है आई थिंक, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये अवस्थाओं वाले कटिबंध है। उष्ण कटिबंध आप अब उष्ण शब्द से ही समझ जाइए, जहाँ पे आपको सूर्य की किरणें, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा, वो आपका उष्ण कटिबंध होगा। तो उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ध्रुवों पर इसकी किरणें क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इसी कारण 300 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर ये हमारा उष्ण का है और ध्रुवों की तरफ हमारा 70 वर्ग किलोमीटर है। तो एक हमारा क्षेत्र है, अब आप समझिए, यहाँ हमारा होगा उष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण कटिबंध, उष्ण उपोष्ण, और ये हमारा ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय प्रदेश, उष्ण उपोष्ण, फिर ये ध्रुवीय। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको कितना दिखाई देगा, 70, उष्ण में आपको 320, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर या फिर नति कोण यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है, इसी कारण हमारे यहाँ पे सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलीय प्रदेशों पर दिखाई देता है। सिंपल सा है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं हमारे उष्ण कटिबंध से ठीक ऊपर वाले क्षेत्र हैं और ध्रुवों से ठीक नीचे वाले क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में आपको सूर्य की किरणें लगभग एक समान दिखाई देती है, हालांकि उष्ण कटिबंधीय से थोड़ी कम अवस्था में होते हैं, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश उस क्षेत्र के होंगे
क्योंकि ड्राई रीजन्स जहाँ पे होंगे, जहाँ पे आर्द्रता कम होगी, ऑब्वियसली सा है वहाँ की जो स्थल है, स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और मरुस्थल की भी यही अवस्था है, रेत आपकी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी अवस्था में आपको सूर्यताप यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन बहुत कम होता है, वर्षा बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्यताप पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंध की अपेक्षा जो हमारा विषुवत है वहाँ पे आपको सूर्यताप कम प्राप्त होता है। अब क्यों कम प्राप्त होता है, इसका एक अवसर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका कारण अगर हम समझें तो हमारा 0 डिग्री या विषुवत वर्त, एक सेकेंड, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये हमारा अपेक्षा विषुवत वर्त में आपका यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें सीधी दिखाई देगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और विषुवत वर्त में आपको कम मात्रा में, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सूर्य का टेम्परेचर कम दिखाई देगा। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाता कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, क्योंकि महासागरीय अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जल। तो जल की क्या अवस्था रहती है, जल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, यही अवस्था रहती है? बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। जल की अवस्था और पृथ्वी की अवस्था या स्थल खंड की अवस्था डिफरेंट रहती है। स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जल गर्म होने में भी समय लेते हैं और ठंडे होने में भी समय लेते हैं। जैसे कि आप बॉयल वाटर आपने देखा होगा, वो अगर आप रखेंगे तो आपको उसको गर्म करने में भी समय लगेगा और विंटर सीजन में तो और ज़्यादा समय लगता है। तो यह अवस्था जल की होती है। तो इसी कारण क्या होता है कि महाद्वीपीय मात्रा में सामान्यतः एक अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग, जो भी स्थल खंड होंगे, स्थल भाग पर आपको अधिक सूर्यताप दिखाई देगा, जबकि महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, क्योंकि जो जल है उसकी अवस्था ही ऐसी है, तो उसके टेम्परेचर को वो ऑब्जर्व करके मेजर करके रख लेती है, जिसके कारण क्या होता है, तापमान में अस्थिरता दिखाई देती है और यहाँ पे आपको सूर्य की किरणें ज़्यादा प्राप्त होगी। शीत ऋतु के मध्य व उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। ये सिंपल सा है, जहाँ पे सूर्य की अवस्था रहेगी उसी के बेसिस पे जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बदलाव दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे वायुमंडल का ताप एवं शीतलन। वायुमंडल में किस प्रकार से तापन होता है, उसमें किस प्रकार से हीट जनरेट होती है या टेम्परेचर बनता है और उसका वो कैसे ठंडा होता है। तो वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है, क्योंकि जो भी विकिरण होगा उसके बाद जब वो सतह गर्म हो जाएगी, उस सतह की अवस्था के बाद जो भी ऊर्जा होगी वो धरातल, देखिए ये हमारा वायुमंडल है, ये हम मान लेते हैं धरातल है, ये हमारा धरातल है, ये हमारा वायुमंडल है और ये हमारा सूर्य। तो जो सूर्य की किरणें वायुमंडल में जब प्रवेश करेगी, ये हमारी किरणें, तो उसके जैसे ही टेम्परेचर को वो मेजर कर लेती है, जैसे ही टेम्परेचर को कवर कर लेती है, वो अपनी किरणों को नीचे की तरफ प्रवाहित करती है। इसी अवस्था की वजह से क्या होता है, जो सतह का जो निकट वाला क्षेत्र है वहाँ वायुमंडल की परतों में दीर्घ तरंगे आपको महसूस होगी और ताप का संचारण भी ज़्यादा होगा। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे क्या होती है, फिर गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर गर्म रहता है और जैसे ही किरणों का तरंगों का प्रभाव धरातल की तरफ होता है, तो जो वायु इसमें उपस्थित होती है वो वायु क्या करेगी, गर्म होना शुरू कर देगी। वायु गर्म होना शुरू कर देगी और निचले परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। तो कंडक्शंस क्या एक अवस्था रहती है, एक पोजीशन अगर हम समझे, ये हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल की अवस्था के कारण जो भी चालन और एक हमारा होता है संचालन, एक प्रवाह जो होता है ऊर्जा का, वायुमंडल में जैसे ही किरणों का प्रवाह इसमें उपस्थित होगा, नीचे की अवस्था में ये परिवर्तन करके उसको जैसे ही बदलाव करेगी, वायु गर्म वायु क्या करेगी, निचली परतों को भी प्रभावित करेगी और वायुमंडल की जो ऊपरी परतें हैं वो ऑलरेडी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। जब
जैसे कि हमने जल धाराओं के बारे में समझा था, महासागरीय धाराएं हमने देखी थी। जल धाराएं, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराएं, वो किसी टेम्परेचर को प्रभावित, तापमान की भूमिका उसमें तरंगों में प्रभावित करती है। तो यही अवस्था है चालन की अवस्था। ये होगी जब दो अलग अवस्था वाले पिंड, दो अलग अवस्था वाले पिंड वाले पदार्थ भी लिख सकते हैं आप, पिंड भी लिख सकते हैं, पदार्थ या पिंड संपर्क में आए, में आते हैं तो चालन की गति होती है। तो चालन वाली प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो इसी अवस्था को अगर हम एग्जैक्ट समझें तो जो हमारा पोजीशन है हमारी पृथ्वी की, वायुमंडल की उपस्थिति, धरातल की उपस्थिति और उसमें मौजूद वायु, तो इन तीनों में हो रहे बदलाव की वजह से एक परतों का अवस्था जो है, गर्म परत और एक ठंडी परत वायुमंडल की, उनमें जब एक संपर्क आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, चालन की गति होती है। तो दो पिंडों के एक दूसरे के संपर्क में आने से ये अवस्था बनती है चालन की। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। तो ऊर्जा का प्रवाह गर्म की से ठंडे की तरफ चलेगा। ये पोजीशन इसमें दिखाई देगी चालन की प्रक्रिया में, गर्म से ठंडे की तरफ। ऊर्जा का स्थानांतरण तब होता है जब दोनों पिंड का तापमान एक समान नहीं हो जाता। अर्थात ये जो पोजीशन है, देखिए जब हम हवाओं के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में, तब ये अवस्था आपको बहुत डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट को आप मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी देन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि इसी अवस्था, पवनों की अवस्थाओं में क्या होता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम, गर्म जल धाराएं, ठंडी जल धाराओं के मिलने की वजह से एक पोजीशंस बनती है। इनकी वजह से पवनों में भी प्रभाव होता है, जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण होता है चालन की जो अवस्था होती है, वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन होगा वही हमारे धरातल को भी इफेक्ट करेगा। पवनों में जो अवस्था है बदलेगी, या एक गर्म पवने, ठंडी पवने, ये ऊपर उड़ती है टेम्परेचर और दाब के कारण, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहाँ आपका टेम्परेचर होगा वो हवाएं नीचे बैठ जाती है, और कुछ हल्की हवाएं होती हैं वो ऊपर उड़ती हैं। तो इन हवाओं के वेग के बारे में जब हम डिटेल से समझेंगे तो यही कॉन्सेप्ट हमारा उसके अंतर्गत आएगा। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के मेजर की, जब वायुमंडल की अवस्था की बात की जा रही है, तो वायुमंडल की गति के आधार पर वायुमंडल में जो भी उपस्थित अवस्था है, जो गर्म अवस्था है वो ठंडी अवस्था में जब मिलती है तो चालन की गति होती है। इसके कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा तब तक परिवर्तित होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्पर इक्वल ना हो जाए। तो इसी समानता के आधार पर संपर्क टूट जाता है। वायुमंडल की निचली, इसके आधार पर क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण जब तक होगा जब तक दोनों पिंडों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता, उसके संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसी अवस्था में जो ठंडी अवस्था रहती है वो गर्म जैसे ही उसके नीचे आएगी तो निचली अवस्था में बिल्कुल परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझिए, ये परत जो है वो गर्म है और निचली परत पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो ये ठंडी परत है, ठंडी परत। तो जैसे ही ये इसके प्रभाव में आएगी, ये इसमें क्या करेगी, चालन की अवस्था उत्पन्न करेगी। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण कर देगी, और ये ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों में बराबर तापमान नहीं हो जाता। और यही इसी वजह से निचली परत जो है वायुमंडल की वो भी गर्म हो जाती है, और इसी वजह से वायु भी हमें गर्म महसूस होती है। और यही कारण है कि जो ऊर्जा का प्रभाव पृथ्वी पर, धरातल पर महसूस होता है। तो निचली परत में महत्वपूर्ण भूमिका चालन निभाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वायुमंडल की परतों में वायुमंडल की परतों में तापमान को प्रभावित करने में चालन की क्या भूमिका है, आप समझाइए। तो इसको आप वाई कॉन्सेप्ट और वाई डायग्राम भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उड़ती है, और जैसे ही ये धाराओं के रूप में लंबवत उठेगी, ये जैसे ही गर्म ऊपर की तरफ उठेगी, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे उठना प्रारंभ कर देगी वायु लंबवत,
और इसी कारण वायुमंडल के ताप का क्या करेगी, संचरण करेगी। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। तो वायुमंडल में जो लंबवत तापन एक हम ये कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो वायुमंडल की अवस्था बनती है तापमान की, वही गति हमारी संवहन की क्रिया कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल सौर मंडल तक ही सीमित रहता है। तो सौर मंडल में होने वाले धूल कण गैसेस की वजह से या वायुमंडल की जो परत, ऊपर वाली परत, उसके प्रभाव में आकर जब गर्म हो जाती है तो उसके कारण क्या करेगी, चालन की गति से संवहन की गति को पूर्ण करेगी। और संवहन की क्रिया क्या कहलाती है, संवहन की क्रिया ये होती है जब वायुमंडल में तापन लंबवत, एक हॉरिजॉन्टल, इसके अलावा क्षैतिज, ये अवस्था क्षैतिज होती है, ये हमारी लंबवत होती है। तो धाराओं के रूप में जब पवनें ऊपर की तरफ उठेगी, इसी अवस्था के क्रिया को हम संवहन कहते हैं। और पवनों को जब हम पढ़ेंगे तो पवनों की धारा और संवहन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पवनों में या मौसम बनाने में, या हम ये कह सकते हैं जलवायु के प्रभाव में इसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। वायु के क्षैतिज संचलन होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। अब अभिवहन की अवस्था क्या होगी, जब वायु इस अवस्था में चलेगी। तो संवहन क्या होता है, संवहन जब लंबवत अवस्था, और हमारी अभिवहन हमारी क्षैतिज अवस्था। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मध्य के अक्षांशों में दैनिक मौसम में होने वाली भिन्नताओं का कारण ही अभिवहन है, क्योंकि ये क्षैतिज अवस्था में, तो अक्षांश हमारे ऐसे ही हैं, तो अक्षांशों पर प्रभाव सर्वाधिक अभिवहन का पड़ता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट ही है, ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं है। एक अभिवहन की क्षमता, संवहन की क्षमता और चालन, ये तीन टर्म्स और कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक है हमारा अभिवहन, एक हमारा संचालन, और एक हमारा संवहन, और एक हमारा चालन। तो चालन की क्रिया पहले, अभिवहन की अवस्था जो होगी वो ऊर्ध्वाधर चलेगी, एक लंबवत अवस्था रहेगी, और संवहन की अवस्था लंबवत रहेगी, और अभिवहन की अवस्था हमारी एग्जैक्ट जो रहेगी वो एक क्षैतिज अवस्था रहेगी। क्षैतिज चालन सापेक्ष रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में होने वाले विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनों को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो ये लू हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो गर्मियों में जो हवाएं चलती है वो अभिवहन हवाएं ही होती है, क्योंकि क्षैतिज अवस्था में चलती है, और इनका बवंडर भी आता है, बहुत तेज हवाएं भी होती है। ये चक्र जिसे हम ये कह सकते हैं शुष्क चक्रवात जो होते हैं पवनों में, वो हमारे स्थानीय हवाएं क्या कहलाती है, हमारी लू कहलाती है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म कर देता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यही ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म कर देती है, और यही हमारा पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो पार्थिव विकिरण क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे की क्लास में डिटेल से समझेंगे। पार्थिव विकिरण भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से स्टार्टिंग करेंगे। सो अब तक जो हमने चीज़ें समझी है, आई होप आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चालन, संवहन और हमारा अभिवहन, इन तीनों की अवस्था एग्जैक्ट एक डायग्राम के साथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम लेगा। तो अब तक जो आपने चीज़ें समझी है, आप उसको एक बार स्टडी कीजिए, और जो भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करते रहिए, कीप लर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।